हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं माध्यमिक परीक्षा 2023 का जो पेपर है 10वीं का विज्ञान और पूर्णांक के 80 का। तो 2023 में कौन कौन से साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं और 2024 में नहीं आए, और 2023 में क्या पता 2023 में से कुछ क्वेश्चन आ जाए, आपके काम आ जाए। 2025 में पेपर आने वाला है तो उसके लिए तो आप देख सकते हैं, और हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, हम हमारा जो पहला प्रश्न है कि वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है इसमें, कौन सा आएगा? यानी वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण होता है एबिसिसिक अम्ल। क्या आएगा? एबिसिसिक अम्ल आता है, और मानव में सोमेटोस्टेनिन आता है। लेकिन हमारे पास पौधे की बात करें तो इसमें तो ऑप्शन ये है, तो एबिसिक अम्ल आएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारे पास, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है? वह है अनुमस्तिष्क। कौन सा है? अनुमस्तिष्क है, जिसको हम इंग्लिश में सेरिबेलम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। इसमें होगा हरा और गोल। इसमें क्या होगा? हरा और गोल होगा, राउंड और येलो। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण है। अब ऊर्जा के नवीनीकरण के स्रोतों का उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, भूतापीय है, इथेनॉल है, तरंग ऊर्जा है, बायोगैस है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? पवन ऊर्जा। तो इसका जो आंसर आएगा वो पवन ऊर्जा आएगा। पवन ऊर्जा भी होता है, सौर ऊर्जा भी होता है, जैव ऊर्जा भी होता है, और ज्वारीय ऊर्जा भी होता है। ये ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना क्या होती है? इसमें वैसे तो बहुत से क्वेश्चनों में खादिन दे रखा है, ठीक है, तो और बहुत सी किताबों में अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर x का मान निकालना है। यानी कि हमारे पास अगर 30 डिग्री आपतन कोण का मान है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। और आपको ये पता होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो 30 डिग्री अगर आपतन कोण का मान है तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण का मान हो जाएगा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है परितारिका की पेशियाँ नियंत्रित करती है। परितारिका की जो पेशियाँ हैं वह किसको नियंत्रित करती है? पुतली के आकार किस आकार को नियंत्रित करती है? इसके बाद है किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा यानी कि किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। इसमें जो विद्युत जो वाई है ये हमारे पास ये है अमीटर होता है, और ओल्ड मीटर यहाँ होता है, ये ओल्ड मीटर होता है, ये अमीटर होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे क्वेश्चंस हैं, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संक्षारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयरन जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका जो सही क्रम होगा वो कौन सा होगा? एल्यूमिनियम जिंक फेरस, यानी कि पहले तो आएगा सबसे कम होता है आयरन का, फिर उससे ज़्यादा जिंक का, फिर उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम। इसमें पहला ऑप्शन आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा विक्रियाशीलता एल्यूमिनियम की, उससे कम जिंक की, उससे कम आयरन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, CH3COOH और CH3CH2OH। ठीक है, तो इसमें कौन सा
यानी कि जो ए है उसका नाम बताना है, तो इससे इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, एस्टर बनता है। और यहाँ पर जो एस्टर की जो संरचना होती है वो हमारे पास कौन सी होगी, यानी कि CH3, यानी कि जो हमारे पास है CH3 COO CH2, ठीक है, और CH3 यानी कि एस्टर की संरचना, ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारीय कहते हैं, वो होता है एमाइलेज को होता है। और कायिक प्रवर्धन के लाभ ये हैं कि कायिक प्रवर्धन के लाभ ये हैं कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के पौधे होते हैं। किसके होते हैं, समान होते हैं, जनक के पौधे के समान होते हैं। इसमें आंसर ये आएगा। पेय पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। इसमें क्या आएगा, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। इसलिए चौथा है हमारे पास, चुंबक सजातीय ध्रुवों पर परस्पर होता है, प्रतिकर्षण होता है। सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय पर आकर्षण होता है। फिर उसके बाद आता है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल होता है। इसके बाद है, आधुनिक की आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अति लघु आत्मिक प्रश्न, हार्मोन की क्रिया कौन सी क्रिया को नियंत्रित करती है, हार्मोन की जो क्रिया है कौन सी क्रिया को नियंत्रित करती है। हार्मोन की क्रिया को नकारात्मक फीडबैक या सकारात्मक फीडबैक और हार्मोनल नियंत्रण को क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताइए, यह होता है प्लाज्मोडियम। तो इसमें दूसरे में आएगा प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखिए, जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। परितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण दीजिए, पानी है, मिट्टी है, प्रकाश है, तापमान है, आदि है, ये सभी अजैव घटक का एक उदाहरण हैं। फिर उसके नीचे आगे हम चलते हैं कि दो भौतिक राशियाँ P 5 ओम और Q बराबर 8 × 10⁻⁻⁻ ओम इंड ओम के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। तो इसका जो क्वेश्चन है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, न्यूमेरिकल का अलग ही वीडियो बना दूंगा, जितने भी इसमें न्यूमेरिकल है उनका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, अभी तो हम क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं, तो इसका अलग से मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती क्योंकि अगर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, ये संभव नहीं है, तो इसलिए ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। ये चित्र भी मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसका एक ही पूरे क्वेश्चन होगा जिसमें न्यूमेरिकल है, जिसमें चित्र है, उनका मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसका चित्र मैं बता दूंगा, परिनालिका का कौन सा चित्र होगा। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। उदासीन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल का अम्लीय गुण और क्षार का क्षारीय गुण रद्द हो जाता है और नमक और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक जो आवर्त नियम है ये कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यह आधुनिक आवर्त नियम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जो क्रिया होती है उसमें कॉपर और जल अलग हो जाता है। तो इसमें यह कह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में, यानी कि कह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम क्या है, कि कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है। तो इसमें ना कॉपर अपचयित हो रही है क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है वहाँ उस तत्व का
यहाँ पर देखिए कि Cu कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकल गई, तो ये अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये अपचयित अभिक्रिया, ये अपचयित नाम है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। इसमें जो आयोडीन, हीरा, जो सोडियम है, उनमें से हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रित कीजिए। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी मैं उसी वीडियो में बनाऊंगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुरात्मक प्रश्न और 4 से लेकर 16 तक, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जीवित जीवों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं वही जीव प्रक्रम कहलाते हैं। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। इसके 2 उदाहरण लिखिए। यानी एक लिंगी पुष्प, जिन फूलों में या तो नर जननांग या मादा जननांग होता है, या तो नर जननांग होगा या फिर मादा जननांग होगा, यानी दोनों में से एक ही जननांग होगा, उन्हें कहते हैं एक लिंगी पुष्प कहते हैं या फूल कहते हैं। जैसे मान लो अधूरा फूल भी कहा जाता है इसे। जैसे मान लो ककड़ी का फूल है, वह एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत आता है। वर्ती काग्र पर परागणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाए। इसका भी चित्र में आपको बता दिया जाएगा। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच में ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। तो पर्यावरण के घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाना है। तो सूर्य, जैसे मान लो पर्यावरण के विभिन्न घटक हैं, सूर्य के प्रकाश से शुरू होकर पौधों और शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादकों में पहुंचता है, फिर यह ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के जरिए शाकाहारी, मांसाहारी और प्रकटों तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा एक हिस्सा गर्मी के रूप में खो जाता है। ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं? मान लीजिए किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बढ़ाने या घटाने की जो सीमा है वो लेंस का आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है, वाहनों के पथ दृश्य यानी पीछे देखने का जो दर्पण है के दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोले दर्पण का नाम क्या है? जो गोले दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होता है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? देखो, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर या उल्टता कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहें कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। ये कह भी सकते हैं। जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखिए। तो जूल के जो तापन, 2 युक्तियां हैं, एक तो विद्युत बल्ब है, एक विद्युत हीटर है। ये 2 युक्तियां हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तो इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत उपकरणों को समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं? तो ये आपको होना चाहिए कि हम क्यों जोड़ते हैं। देखो, क्या होता है कि सभी उपकरणों को एक जैसा विभवांतर मिलता है। अगर एक उपकरण काम करना बंद कर देता है या फ्यूज हो जाता है तो अन्य उपकरण चलते रहते हैं। बस इतना सा लिखना है। या और भी लिख सकते हो, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध घट जाता है। पार्श्व क्रम में जोड़ने से एक मुख्य लाभ यह भी है कि एक परिपथ का स्विच बंद करने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका फायदा ये होता है पार्श्व संयोजन में। फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी बायां हाथ नियम लिखी है। तो फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम के मुताबिक अगर बात करें हम, तो अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा और तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो ये उंगलियां इन बातों को बताती है। अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, और मध्यमा जो बीच की जो अंगुली होती है हमारी, वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो जब किसी कुंडली को
चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। वर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए कि वर्जन किसे कहते हैं। वर्जन और निस्तापन रसायन विज्ञान में अयस्कों से जुड़ी प्रक्रियाएं होती है। एक तो वर्जन और निस्तापन। वर्जन में अयस्कों को वायु की मौजूदगी में गर्म किया जाता है, जबकि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वर्जन जो होता है, अयस्कों को वायु की उपस्थिति में तो गर्म किया जाता है और निस्तापन में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये ध्यान रखना है। और वर्जन एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित अभिक्रमों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साबुन की मिश्रित संरचना को चित्रित कीजिए। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। न्यूलैंड्स के अष्ट सिद्धांत को समझाई है। न्यूलैंड्स को अष्ट सिद्धांत क्या होता है? जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो हर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण जैसे होते हैं। इसे अष्टक नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न की बात करें। दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न, इसमें अंडाशय से स्रावित होने का स्रावित हार्मोन का नाम तथा दो कार्य लिखिए। ठीक है, देखो अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन का काम है यौन के समय स्तनों का विकास करना या मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की परत पर बढ़ना। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का काम होता है गर्भाशय की एंडोमेट्रियल परत को बनाए रखता है और गर्भधारण को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, अगला 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। समजात अंग वे अंग है, समजात अंग वे अंग है जिनकी संरचना समान होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं, वो समजात अंग कहलाते हैं। और समरूप अंग वे अंग होते हैं जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, कार्य समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है, वह समरूप कहलाते अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाई है। तारे टिमटिमाते इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तारों से आने वाली रोशनी को वायुमंडल की कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है और इस प्रक्रिया द्वारा यानी कि इस प्रक्रिया में प्रकाश की किरणें लगातार अपवर्तित होती रहती है जिसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। खतरे के जो संकेत हैं वो लाल रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि यह रंग दूर से आसानी से दिख जाता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है इसलिए यह कम विक्षेपित होता है और कम तीव्रता खोए बिना ज़्यादा दूरी तय कर पाता है। इस वजह से कोहरा या बारिश लाल रंग हमेशा हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाई है। देखो मैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया की तो उदाहरण तो मैं यानी कि समीकरण तो मैं अलग बता सकता हूँ, लेकिन इसकी परिभाषा बता सकता हूँ कि जिस रसायन अभिक्रिया में दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से ज़्यादा नए पदार्थों में बदल जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वायवीय शोषण को परिभाषित कीजिए। वायवीय शोषण, देखो वायवीय शोषण होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा पैदा होने की प्रक्रिया को वायवीय शोषण कहते हैं और यह शोषण प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है और वायवीय शोषण को एरोबिक शोषण भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वायवीय शोषण में ग्लूकोज का एक अणु से 36 या 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP अणु प्राप्त होते हैं।
मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाई है। मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग से होकर वायु इस तरह से गुजरती है कि वायु नाक या मुंह से प्रवेश करती है। वायु जो है वो ग्रसनी, स्वरयंत्र और श्वास नली से होकर गुजरती है। श्वास नली पांचवी वक्षीय कशेरुका पर बाएं और दाएं ब्रोंकाई में बढ़ जाती है। ब्रोंकाई द्वितीयक ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है। द्वितीयक ब्रोंकाई छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स के अंत में छोटी हवा की थैलियों के समूह होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, यानी कि कुपिकाएं कहा जाता है। तो इसको भी मैं इस चित्र को भी समझा दूंगा। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, उसके आधार पर मैं इसको उसमें समझा दूंगा। पाचन को परिभाषित कीजिए अथवा में क्वेश्चन है कि पाचन को परिभाषित करना है। भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं और इस प्रक्रिया में भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप से तोड़ा जाता है ताकि शरीर इसे आसानी से अवशोषित कर सके। पाचन एक तरह की अपच क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका को समझाइए। तो इसमें होता है कि भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका यह है कि शर्करा, वसा और स्टार्च को तोड़ता है। अग्नाशय रस एंजाइम और बाइकार्बोनेट से मिलकर बना होता है और यह रस नलिकाओं के जरिए छोटी आंत में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र की संरचना नामांकित चित्र बनाना, यानी आहार नाली की संरचना का नामांकित चित्र बनाना। तो इसको भी चित्र को मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस पर स्थित हो। तो ये चित्र भी मैं बता दूंगा। और एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या तो 14 है और वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है ना। वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी, ये तो आधी हो गई, तो 7 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण चित्र बनाइए और जबकि F1 तथा 2F1 के मध्य स्थित हो चित्र बना दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो वो ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधीय सूचक का एक उदाहरण दीजिए। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज है, वेनिला है, ठीक है, तो हमें प्याज एक उदाहरण देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यौगिक ए का श्वेत अक्षय बनता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो एक जल विलेयशील पदार्थ भी बनता है और ए और बी के रासायनिक सूत्र लिखना है और रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखनी है। तो ए का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, या ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और भी प्रवाहित किया तो हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये 23वां क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है और ए को साधारण नमक भी कहते हैं, NaCl। और ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ए का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम, यानी कि ए का नाम है NaCl, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गया और समीकरण देनी है। तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3 उसके साथ HCl मिलाया तो NaCl निकल गया और जल निकल गया, ठीक है। तो नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, ठीक है। ऐसी समीकरण आ जाती है। तो ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन है, तो आपको इनका याद करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, यानी जो न्यूमेरिकल हैं,
समीकरण से संबंधित हैं, चित्र से संबंधित हैं, उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और अपने दोस्तों को और अन्य सभी स्टूडेंटों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी देख सकें कि 2023 में कैसा पैटर्न था पेपर का आने का और कौन-कौन से क्वेश्चन हैं आए हुए हैं और 2024 में जो आ चुके 2025 में कौन से क्वेश्चन आएँगे। आपको ये ध्यान रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।